बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आज हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इस नाम से ही स्टार्ट करते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम नाम जो है बेसिकली दो हिस्सों से निकला है। पहला जो वर्ड है इको। इको की अगर हम बात करें तो इको कहते हैं पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को। पार्ट ऑफ वर्ल्ड को जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। दुनिया का वो पार्ट जो कि इसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसे इको कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सिस्टम की, जो कि इस वर्ड का सेकंड पार्ट है, तो सिस्टम कहते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज अ यूनिट। कलेक्शन ऑफ related parts that function as a unit। यानी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और उस पार्ट में सारे के सारे जो है उससे रिलेटेड हिस्से आ जाए, जो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं या मिलके एक साथ जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसे बेसिकली इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसकी एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन देखी जाती है, इसके बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स हैं। यहाँ कह सकते हैं कलेक्शन जो है लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की किसी जगह पे, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। दो मेन कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिसे बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, जबकि नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स या जिसे फिजिकल कंपोनेंट्स या फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन देखी जाती है, उसे बेसिकली इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट में उससे रिलेटेड पार्ट्स, उनके फंक्शन
जो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन में जो है वो आ जाती हैं। नेक्स्ट अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे हमने स्टार्टिंग पर ही बात की कि इकोसिस्टम को दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक लिविंग कंपोनेंट्स जिन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, कि दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के तौर पर जाने जाते हैं। अब इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं, जिसमें प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं जो भी बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर यानी अर्थ की वो थिन सी लेयर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है। तो यानी वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं या जिनको बायोस्फीयर सपोर्ट करती है एग्जिस्टेंस के लिए, उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। अगर इन कंपोनेंट्स की बात करें तो इन कंपोनेंट्स में हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। बायोस्फीयर जो है अर्थ की वो थिन सी लेयर है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्टेंस में हेल्प करती है। तो बायोस्फीयर अर्थ, ये जो कि हमारा प्लेनेट है अर्थ, उसमें 8 से 10 किलोमीटर अपवर्ड जो है वो देखी जाती है, यानी जमीन से ऊपर की तरफ 8 से 10 किलोमीटर तक ये लेयर जो है वो देखी जाती है। और इसी तरह से यही सेम डिस्टेंस जो है ओशंस की डेप्थ में भी देखा जाता है। समुद्र की गहराई में भी अगर हम बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर नीचे तक जो है वो बायोस्फीयर की लेयर देखी जाती है। ये वो हिस्सा है जहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल जो हैं वो आ जाते हैं। इकोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम उन्हें डिस्क्राइब करें, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इकोसिस्टम, यानी इकोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनकी एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसे स्टडी कर रहे हैं। तो इकोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करें तो ये कुछ इस तरह की टर्म्स देखी जाती हैं। एटमॉस्फेयर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी एयर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो उसके लिए हाइड्रोस्फीयर की टर्म इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्फीयर मीन्स प्लेस, यानी पानी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सॉइल की तो सॉइल के लिए लिथोस्फीयर की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। लिथो मीन्स अर्थ एंड स्फीयर मीन्स प्लेस, यानी अर्थ के सॉइल की जो है वो बात की जा रही है। अब इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान भी इंटरेक्शन जो है वो देखी जाती है। जैसे कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी बॉडी जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट से जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो हासिल करती है, फूड जो है वो हासिल करती है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर 3 जो है कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, उन्हें फर्दर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। उन 3 कंपोनेंट्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है प्रोड्यूसर्स, सेकेंड है कंज्यूमर्स
बायोटिक कंपोनेंट्स को जो फर्दर आगे से डिवाइड किया जाता है इन 3 हिस्सों में। प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स ज्यादातर ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को कहा जाता है, जिनका काम लाइट को कैप्चर करके, जो कि सनलाइट है जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस लाइट को कैप्चर करके इकोसिस्टम में उसे एनर्जी की फॉर्म में, उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करना है। और ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन जो है एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखा जाता है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस तरह से प्रोड्यूसर्स जो हैं ये ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ सिंपल सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और आपके पास जो एक प्रोडक्ट आता है दैट इज ग्लूकोज, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से प्रोड्यूसर्स जो हैं ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इसलिए प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद से तैयार कर सकते हैं। सेकेंड ग्रुप है कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स में वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनमें ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो देखे जाते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपना फूड जो है एज अ रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड जो है वो हासिल करते हैं। ज़्यादातर कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो हैं अपना ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं, इसलिए इन्हें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मेनली इसमें एनिमल्स जो हैं उनकी एग्जाम्पल देखी जाती हैं। लास्ट पे आ जाते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जैसे आप नाम ही देख सकते हैं, डीकम्पोज करना यानी किसी चीज़ को ख़त्म करके अपना फूड हासिल करना। तो डीकम्पोजर्स में मेनली फंजाई और बैक्टीरिया उसकी एग्जाम्पल में देखे जाते हैं। इन दोनों का काम है एनर्जी हासिल करना, कहाँ से? डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से। डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या ऐसे या प्लांट्स या एनिमल्स जिनकी डेथ होने वाली है या ख़त्म हो चुके हैं, उनसे अपना फूड जो है ये हासिल करते हैं। अब डीकम्पोजर्स कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट्स या आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं, इसलिए मेन इनके जो आयंस या केमिकल्स हैं उनमें नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो देखे जाते हैं। यानी डीकम्पोजर्स डेड प्लांट्स या एनिमल्स की डीकम्पोजिशन के बाद, उनसे फूड हासिल करने के बाद ये कुछ खास केमिकल आयंस जो हैं उसे एनवायरनमेंट में या फिर सॉइल में रिलीज कर देते हैं, ताकि इन सब्सटेंसेस को जैसे कि नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटेशियम और कैल्शियम, इन एलिमेंट्स को यूज़ करके दोबारा से प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। प्रोड्यूसर्स ग्रो करेंगे तो प्रोड्यूसर से फूड हासिल करेंगे कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर की फर्दर या प्रोड्यूसर्स की डीकम्पोजिशन जो है वो बैक्टीरिया या फिर फंजाई के थ्रू देखी जाती है। और इस तरह से बहुत से केमिकल आयंस या न्यूट्रिएंट्स दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, ताकि उन न्यूट्रिएंट्स की साइकिल भी कॉन्टीन्यूसली चलती रहे और इस तरह से इकोसिस्टम में बैलेंस जो है उसे मेंटेन रखा जा सके। ये आपके चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम इकोसिस्टम है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, बायोस्फीयर की डेफिनेशन और हैबिटेट की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद हमने कुछ बेसिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के डिस्कस किए, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स के फर्दर 3 पार्ट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसी चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।